अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे बखैर आफ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे हमारे स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम बेसिकली जो फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये आप कह सकते हैं कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक वेव्स है और दूसरा ऑसिलेशन है। ठीक है, इनका यू कैन से कि ये दो चैप्टर्स थे जिनको एक हेडिंग के अंदर रख दिया गया है। तो हम इनको ऐसे ही देखेंगे अभी। तो फर्स्ट हेडिंग इज बेसिकली ऑसिलेशन। तो हम ऑसिलेशन से स्टार्ट करेंगे। वेव्स तो चूँकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आ जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट्स होंगे तो फिर हम वेव्स को पढ़ सकते हैं। तो हम ऑसिलेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी पीरियोडिक मोशन की। व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन? एक पीरियोडिक मोशन दरअसल होता क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। ठीक है, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर यू कैन से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एनी मोशन दैट repeats itself after regular intervals of time, यानी कि फिक्स वक्त के बाद वो मोशन अपने आप को दोबारा से करे, उसको रिपीट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। अच्छा, अब फिक्स या रेगुलर इंटरवल को हम क्या कहते हैं? पीरियड। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो पीरियड्स के बाद यानी कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर दे, उसको आप क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। लाइक मोशन ऑफ सन अराउंड गैलेक्सी कह सकते हैं आप। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ठीक है, समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, अब ऑसिलेशन क्या है? तो वाइब्रेटरी मोशन हम देखेंगे सबसे पहले। कि वाइब्रेटरी मोशन को जब हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा वाइब्रेटरी मोशन है। और कुछ टर्म्स और हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो सारी करनी है हमने। वाइब्रेटरी मोशन, तो सिंपल डेफिनेशन आपको पहले भी लिखवाई गई है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी about its mean position of a body, motion of a body about its mean position। टू एंड फ्रो यानी आगे, पहले वो आगे जाए मीन पोजीशन से, फिर वो पीछे आए। फॉर एग्जांपल आपके पास हम मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास फ्लोर है। ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है आपके पास। ये आपके पास वो बॉक्स है, मैस है। ये बेसिकली क्या है? मीन पोजीशन है। ये आप कह सकते हैं फर्स्ट एक्सट्रीम है, और इसको आप कह सकते हैं सेकंड एक्सट्रीम है। जब वो यहाँ पर आएगा, फॉर एग्जांपल वो आ जाता है यहाँ पर, ये आ गया मैस आपका फर्स्ट एक्सट्रीम पे। मीन तो ये थी और ये थी फर्स्ट एक्सट्रीम, और ये सेकंड एक्सट्रीम यानी बी पे चला गया। आगे गया मीन पोजीशन से, ये तो मीन पोजीशन तो ये है ना। और देन वो आ गया पीछे ए पर अगर आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करनी इसकी एग्जांपल्स आपने। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का मोशन। ठीक है, उसके अलावा मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा, उसके अलावा आपके पास आता है मोशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा हुआ है ना? नहीं देखा तो इंशाल्लाह मैं वो कोशिश करूँगा कि आपको किसी वीडियो में दिखाऊं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क आप वैसे इंटरनेट पे सर्च करें तो बहुत सारी इस पे एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं।
ठीक है। उसके अलावा मोशन ऑफ सॉलिड इन ऑफ एटम इन अ सॉलिड, मैंने कल ही बताया आपको कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स का क्या कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ एटम इन सॉलिड बच्चों, सॉलिड के अंदर एटम का मोशन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट थिंग इज आपके पास क्या है, वो एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्या है इसकी डेफिनेशन? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी बॉडी ने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करनी ना मीन पोजीशन से, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दी, उसमें एम्पलीट्यूड कौन सा है बच्चों? एक एम्पलीट्यूड ये है और एक एम्पलीट्यूड ये है, दो एम्पलीट्यूड्स हैं। ज़्यादातर आप एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन अभी हम उस बहस में नहीं जाते। अभी आप बस ये देखें कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ देखें तो मैक्सिमम वो बी तक गया और इस तरफ देखें वो मैक्सिमम ए तक गया है। तो ये इसके क्या हो गए? ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड है। समझ आ गई कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज सेड टू बी एम्पलीट्यूड। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज वाइब्रेशन। क्या है? वाइब्रेशन। अब बच्चों वाइब्रेशन क्या होती है? ठीक है, तो वन कंप्लीट, ये तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक में भी समझाया था कि एक कंप्लीट चक्कर, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, अब ये जो आपके पास एग्जांपल थी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, इसमें वन वाइब्रेशन कब होगी? बॉडी इधर से इधर जाए, इधर से वापस इधर आए, इधर से इधर जाए और फिर इधर आए। तो ये एक कंप्लीट चक्कर होगा, जिधर से शुरू हुई है उधर ही आके खड़ी होगी है, इसको हम बोलेंगे वन वाइब्रेशन। ठीक है, और ये क्या है? वाइब्रेशन है, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, इज सेड टू बी वाइब्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास टाइम पीरियड या टाइम टेकन कह सकते हैं इसको, टाइम पीरियड। अब ये क्या होता है बेटा? ये वो टाइम होता है जो एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा होता है। टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक पूरा चक्कर लगाने के लिए बॉडी जितना टाइम लेगी उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड उसे कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। किसकी? फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था रेपिटिशन को कहते हैं, एक अमल के बार बार होने को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में एक दफा समझाया था। तो इधर भी डेफिनेशन वही होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। अब मैं समझाता हूं कि ये रेपिटिशन कैसे है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। अच्छा बेटा बात कुछ ऐसी होती है कि देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक सेकंड में उसने कितने चक्कर लगाए हैं। तो जाहिर बात है अगर वो एक चक्कर लगाता है तो एक दफ़ा उसने वो अमल किया, दो लगाता है तो दो दफ़ा किया, तीन लगाता है तो तीन दफ़ा किया, चार लगाता है तो चार दफ़ा किया। तो बेसिकली वो उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट ही कर रहा है ना। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को हमेशा याद रखना है, किससे? ज़हन में आपने कॉन्सेप्ट के तौर पर रखना है कि एक अमल बार बार हो रहा है, कोई चीज़ बार बार हो रही है, कोई प्रोसेस बार बार हो रहा है, कोई फिनोमेना बार बार हो रहा है। रेपिटिशन का लफ्ज़ इसके लिए ज़हन में रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको लिखवाया हुआ 12। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, और अब यहां पर एक एमसीक्यू आता है आपके पास। एमसीक्यू लिखें, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ठीक है,
ऑप्शन आपके पास होता है, ए ऑप्शन होता है इन्फिनिटी, बी ऑप्शन होता है आपके पास फॉर एग्जांपल 0, सी ऑप्शन होता है 1, डी ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। अब इसके अलावा वो वैल्यू इधर चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आपने इनमें से बताना है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फिज इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दें f मल्टीप्लाई बाई टी, प्रोडक्ट हो गया फ्रीक्वेंसी का और टाइम का, इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए इसका क्या आंसर आएगा, चार्ली आंसर आएगा, दैट इज 1 बच्चों। ठीक है, दैट इज 1। और इसके बाद जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपको पढ़ाया हुआ है, पहले मैंने किसी और नाम से पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ा है। दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या उसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, वही बात है, ऊपर हमने क्या बोला, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कह दिया तो फ्रीक्वेंसी, और रेवोल्यूशन क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एंगुलर का लफ्ज आ गया तो समझ लें सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इधर बस उसने चेंज क्या किया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जगह रेवोल्यूशन लिख दिया, बस बाकी डेफिनेशन वही है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, या यूं लिख लें पर सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज सेड टू बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, 2πf होता है। अच्छा, आपको ये भी पढ़ाया था कि f की जगह f इज इक्वल टू 1/t होता है, तो इसकी जगह पर t भी आ सकता है, तो ये हो सकता है 2π/t। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला किसके हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, याद रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज का नाम है, किसका, ओमेगा का बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू लिखें। ठीक है, एमसीक्यू क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। ठीक है बच्चों, ये किस आपने बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेकंड पेंडुलम की। तो बेटा सेकंड पेंडुलम क्या होता है, पहली बात तो ये देखें, सेकंड पेंडुलम होता क्या है, वो पेंडुलम, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या हो, टाइम पीरियड हो 2 सेकेंड, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसे आप क्या बोलोगे, सेकंड पेंडुलम बच्चों। ठीक है, क्या बोलोगे, सेकंड पेंडुलम। ऑप्शन लिखें इसके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन होता है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ जाता है सी पर पाई हर्ट्ज। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ जाता है पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, गलती बच्चे पता क्या करेंगे, देखेंगे उसने पूछी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो फटाफट से ना हर्ट्ज की तरफ भागेंगे कि हर्ट्ज तो एक की का यूनिट है, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, ना कि एफ का यूनिट आप लेते होते हैं पर सेकंड या हर्ट्ज, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। सारी बात है, मैंने ऊपर भी डेफिनेशन ये लिखी है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो इसका यूनिट भी वही होगा। ठीक है, तो हम फटाफट से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इधर नीचे हम इस तरफ सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो टाइम पीरियड कितना हुआ इसका, टाइम पीरियड उसने हमें दिया है 2 सेकेंड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 2 सेकेंड, और ओमेगा का फॉर्मूला टाइम पीरियड वाला कौन सा है, 2π/t। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें 2π/2। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड यूनिट आएगा और 2π है, साथ में यहाँ पर रेडियन आएगा। ठीक है, आपको पता है मैंने ये पिछले चैप्टर में सारी चीज़ क्लियर की थी। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगी पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड द आंसर इज, योर आंसर इज डेल्टा बच्चों, सॉरी इसको डेल्टा लिखना था। ठीक है, अच्छा
अब ना मैंने आपको हर चैप्टर में ना एक टेबल बनवाया था, याद हो अगर आपको, डिफरेंट टेबल्स बनवाए थे जिसमें मैंने ना एंगल के अकॉर्डिंग भी आपको लेकर चला था और मैंने उसमें टाइम पीरियड का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था। अभी मैं जो आपके सामने टेबल बनाने जा रहा हूँ ना, ये वाइब्रेशन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बच्चों? वाइब्रेशन से रिलेट करेगा ये। अच्छा बच्चों देखें, पहली तो आप इनकी वो लिखे ना हेडिंग्स जो होंगी, तो इधर होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लिख लें। उसके अलावा आप इधर लिख लें डिस्टेंस लिख लें, ठीक है, डिस्टेंस लिख लें। उसके अलावा लिख लें डिस्प्लेसमेंट लिख लें। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल। फिर एक एग्जांपल हम नीचे लिख लेते हैं। इधर लिख लें टाइम पीरियड या टाइम टेकन, और उसके अलावा इधर लिख लें मूव फ्रॉम। फटाफट से हम इधर एक नीचे मास स्प्रिंग सिस्टम भी बना लेते हैं, ठीक है। हेयर वी हैव अ स्प्रिंग, और ये हमारे पास उसके साथ जुड़ा हुआ है एक मैस। दिस इज बेसिकली यू कैन से मीन पोजीशन ओ, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है, गॉट इट। अब आप देखते जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो पहली नंबर ऑफ वाइब्रेशन आई आपके पास 1/4 वाइब्रेशन। कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई हैं? यानी एक वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा मुकम्मल हुआ है। यानी कि ज़रा देखें, याद रखिएगा, एक कंप्लीट वाइब्रेशन 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। कैसे? मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, 2 हिस्से। तीसरा दोबारा मीन टू अदर साइड एक्सट्रीम एंड देन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन। तो ये 4 टोटल हिस्से हैं, ठीक है। 4 वाइब्रेशंस में हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम इतने को डिस्कस कर रहे हैं, यानी यहां से मीन टू एक्सट्रीम मूव किया। अच्छा, अब क्या क्या चेंज आया है? सबसे पहले आप देखें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो मैंने आपको बोला था मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? एम्पलीट्यूड के बराबर, और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? एक्स नॉट है। अच्छा, टाइम कितना हुआ होगा? टाइम कितना हुआ होगा बेटा? एक कंप्लीट वाइब्रेशन का टाइम होता है टी, ठीक है। तो चौथी वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा? T/4 सेकेंड, ठीक है। और मूव किधर से किया है? मीन टू एक्सट्रीम, ठीक है। तो हमने एक वाइब्रेशन को देख लिया है। अब हम दूसरे को देखते हैं फटाफट से। अच्छा, अब यहां पर लिखें। अब वो क्या कर रहा है? अब वो आ रहा है एक्सट्रीम टू वापस मीन, ये वाला। अब हमने इसको डिस्कस किया, अब हम इसको कर रहे हैं, ये वाला, कि मीन से एक्सट्रीम आ रहा है, एक्सट्रीम से सॉरी मीन आ रहा है। अच्छा, अब इसमें वाइब्रेशन कितनी होगी बेटा? अब आपका हाफ वाइब्रेशन मुकम्मल हो गया। टोटल 4 हिस्से थे ना, जब 2 मुकम्मल हो गए यानी कि हाफ वाइब्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना है? पहले डिस्टेंस देखें। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, वो कितना है? यहां से यहां तक एक्स नॉट, फिर यहां से यहां तक एक्स नॉट। आंसर इज 2x नॉट, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है बेटा? 2x नॉट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब आप देखें, यहां से यहां तक गया और वापस मीन पे आ गया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? 0 हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले x नॉट था, अब कितना है? 0। अच्छा, अब चूंकि वाइब्रेशन हाफ कंप्लीट हुई है तो टाइम पीरियड भी कितना हुआ है? हाफ। ये भी आपने याद रखना है कि वाइब्रेशन टाइम पीरियड से रिलेट करती है। अक्सर 1-2 दफा क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है और उसकी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है
यू कैन से 3 वाइब्रेशन उसने कंप्लीट कर ली है। अब आप बताएं टाइम पीरियड कितना होगा। इतनी ऑसिलेशंस लिखा था मैंने, ऑसिलेशंस कंप्लीट। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी वो आंसर नहीं दे पाए थे, जबकि आंसर आना था टाइम पीरियड इज 8/3, जितनी वाइब्रेशन उतना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड T/2। अच्छा अब क्या आएगा, अब क्या हुआ है, वो कहां से मूव किया, एक्सट्रीम टू मीन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है बच्चों कि अब वो जाएगा मीन टू अदर लेफ्ट एक्सट्रीम, यू कैन से, ठीक है। इस तरफ लेफ्ट होता है ना, हमारे दिल वाली साइड पे लेफ्ट होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 3/4 वाइब्रेशन। पहले 3/4 वाइब्रेशन होगी, यानी अब एक वाइब्रेशन का तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी 3 हिस्से पढ़ लिए हमने, इसके बाद एक और पढ़ना है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होगा, वो भी होगा 3T/4 बच्चों, जितनी वाइब्रेशन उतना टाइम पीरियड। और मूव किधर से कर रहे हैं, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3x0, ठीक है, एक और ऐड हो गया, और डिस्टेंस कितना हुआ 3x0, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x0। और अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, तो अब कितना हो गया टाइम पीरियड, वाइब्रेशन कितनी हुई, पूरी 1 वाइब्रेशन होगी, और टाइम पीरियड भी कितना हो गया, 1t हो गया पूरा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिधर से घूम के शुरू हुए थे उधर ही आगे वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम पीरियड हो गया 4 एम्पलीट्यूड यानी 4x0। और अब मूव किधर से किया है, लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन बच्चों, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पे मूव किए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, बेसिक्स थी ये, ठीक है। अब जहाँ भी आपको क्वेश्चन करे आपको फिल फौरी आना चाहिए ये, ठीक है। अच्छा अब मैं ना आगे आपको करवाने जा रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी से मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ बताएं आप लोग, सोचें आपने इस बारे में क्या क्या पढ़ा हुआ है। इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक लिखने लगा हूँ वो होती हैं, हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पहली, ऑलवेज अ वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक हमेशा वाइब्रेटरी मोशन होगा, ऑलवेज यानी टू और फ्रो मोशन होगा, और क्या होगा, पीरियोडिक मोशन भी हम उसे कहेंगे, ठीक है, ऑलवेज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अच्छा नंबर टू क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी मीन पोजीशन से उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। बट द ट्विस्ट इज, ये इनकम्प्लीट बात है, ये क्या है, इनकम्प्लीट। अभी इसको थर्ड पॉइंट में मैं कंप्लीट करता हूं। ट्विस्ट इज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये लिखें, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, मैं इसको प्रूव भी करूंगा, वेट करें, टुवर्ड्स मीन पोजीशन बच्चों, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट, जरा ऊपर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले एग्जांपल पे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब कवर हो रहा था इधर से इधर, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर को कवर हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर किस तरफ हो रहा है बेटा, वो एक्सट्रीम की तरफ कवर हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, मीन की तरफ होता है। तो दोनों की डायरेक्शंस कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है। जब डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो फिर ये अब कंप्लीट मैं लिखने लगा हूँ रिलेशन, वो होता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा अब इस तरह का अगर ग्राफ, बल्कि ये आप बना के दिखाएं मुझे, अपने नॉलेज से, अपने जो अंदाज़ा है उससे आप इसको ज़रा ड्रा करके दिखाएं मुझे, बल्कि आप रहने दे, मैं कर देता हूँ आज, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इस तरह का कोई भी ग्राफ आएगा, क्योंकि इस तरह का मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है इसका। एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, और डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे होता है,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस साइड होता है, एक्सेलरेशन इस साइड पे लेंगे। तो अब आपने बनाना है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेंगे सर यू लाइन ड्रॉ कर दें, मैं बोलूँगा बेटा ये गलत है। आप बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था डायरेक्टली का हमेशा ग्राफ ऐसा होगा, मैंने कहा डायरेक्टली का होगा, नेगेटिव नहीं है मैंने कहा था कभी भी। अब नेगेटिव का हम कैसे करेंगे बेटा, इसका मतलब है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। दोनों में से एट अ टाइम दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो बेटा इस तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको बताइए ना बातें सारी। फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैंने बोला कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, लेकिन डायरेक्टली है आएगा तो लाइन ही। लेकिन अगर हम इस तरफ ड्रॉ कर दें तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ का क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे, यानी कि हम उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर देंगे इधर। अब जरा देखें, है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही, लेकिन क्या है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे नेगेटिव है। अच्छा, अब हम दूसरे वाला ड्रॉ कर लेते हैं, वो ये होगा। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है देखें जरा, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है और पॉजिटिव में बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव वैल्यू में बढ़ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है वो। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दोनों के दरमियान में डायरेक्टली बट नेगेटिव रिलेशन है, ग्राफ उनका ऐसा बनेगा और ये आपको पेपर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात है कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर इधर कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख लें। उसके अंदर मैंने एक चीज़ लिखवानी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, पहली तो यही है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। उसके अलावा सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। कौन सी, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। और ये कब है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा। यहाँ पर हमारा सिंपल हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हम ना कंपैरिजन अक्सर किया जाता है, तो अब वो हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और वो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन है ये। तो हेडिंग लगाएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। मैं इधर पहले बनाता हूं एक डायग्राम। बेटा ये फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें एक सपोर्ट है जिसके साथ आपने एक स्प्रिंग को टांग दिया है। तो स्प्रिंग आपके पास ये है, या हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से बनाते हैं जैसे आम में बनाते होते हैं हम, तो कुछ यूँ होगा। ठीक है, टेढ़ा बन रहा है जानता हूँ मैं भी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेट रखने की। अच्छा, ये आपका बन गया स्प्रिंग, इसके साथ हमने एक लगा दिया मैस। स्प्रिंग के साथ क्या लग गया बच्चों, मैस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एक पॉइंट डिवाइस कर लेते हैं। ठीक है, इधर एक पॉइंट डिवाइस करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर करके ऑलमोस्ट उसका क्या होगा, एक एक्सट्रीम जिसको हम एक्स वो पढ़ेंगे एक्स नॉट, और एक एक्सट्रीम हम इसकी नीचे वाली साइड पे रखते हैं जो कि तकरीबन इधर करके होगी। ठीक है, ये मीन पोजीशन है ना, ये ओ पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल मैं उससे ड्रॉ नहीं करूँगा आज, थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। सर्कल ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे, और इट्स डन, ऑल डन, ठीक है। अब हम सर्कल के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट, और इस लाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दो अलग अलग मोशंस हैं, एक है सर्कुलर मोशन और एक है कौन सा मोशन, मैस स्प्रिंग सिस्टम। बेटा मैस स्प्रिंग सिस्टम में क्या होगा, ये बॉडी इधर से इधर तक एक एम्पलीट्यूड कवर करेगी, फिर वापस देखो इधर से इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर से इधर जाएगी, नेगेटिव वो लेफ्ट ऊपर वाली साइड पे एक्सट्रीम पे जाएगी, और फिर वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी। लेकिन ये सर्कुलर मोशन क्या करेगा, ये इधर से जाएगा, यूँ होता 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 होता, और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। क्या ये सर्कुलर मोशन है, मतलब ये उस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के तौर पे एक्ट कर रहा है? तो बेटा हम इस पार्टिकल को तो नहीं कहेंगे कि ये एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें, अब प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, वर्ड लिखें प्रोजेक्शन, पहले प्रोजेक्शन वर्ड लिखें और नीचे लिखें साया। प्रोजेक्शन हम कहेंगे साये को, ठीक है। जब आप किसी चीज़ पे लाइट फॉल करते हैं तो उसके बैक पे उसका साया बनता है, ठीक है। अब ज़रा आप इसका साया देखेंगे, आप इधर एक टॉर्च जलाते हैं, मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह एक वीडियो में नेक्स्ट कुछ दिन में आएगी। तो अभी आप इधर से ऐसे देख लें, ठीक है, दिस इज़ अ टॉर्च, ठीक है। अब टॉर्च से हम जब लाइट फॉल करेंगे ना, तो इसका प्रोजेक्शन इधर सेंटर में बनेगा। अब कैसे बनेगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर। जब ये पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, और जब ये पार्टिकल करते 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 यहाँ पर आएगा, यानी मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर जब ये पार्टिकल यूँ नीचे जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, यानी ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया। फिर जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन भी वहीं पर होगा जहाँ पर ये खुद मौजूद है। और सिमिलरली फिर जब ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव कर गया, फिर ये जब यहाँ पर जाएगा प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा। तो वो बेसिकली इसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन चूंकि इस पॉइंट पर आने के बाद हम उसको सही से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्शन उसी जगह पर है जिस जगह पर वो खुद मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसको इस जगह पर स्टडी करेंगे जिस जगह पर मैंने इसको यहाँ पर, इसी जगह पर हम इसको क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, पहली बात है कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं ताकि समझ आए, ठीक है। अब इसको दोबारा से मैं हल्का से ड्रॉ कर लेता हूं, वेट, बेटा ये जो लाइन है ना दरमियान में मैंने ड्रॉ की है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। क्या देखो रेडियस और एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, एक्स नॉट, ठीक है। तो रेडियस तो सर्कल का हर यूनिफॉर्म सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कल का रेडियस तो हर तरह से बराबर होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, दिस इज पी फॉर पार्टिकल, और ये उसका फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लें एक रेडियस बनाने लगा हूं मैं, वेट, कंसीडर दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल, और इसको हम किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड से। और ये यहाँ पर एक एंगल बनाएगा दैट इज सेड टू बी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसको भी मैं क्लियर करूँगा, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको बहुत डिस्कस करेंगे। ये होगा आपका एन, ठीक है, एन पॉइंट हम एक ले रहे हैं, ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन के ऊपर है। मेरी सेंट्रल लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, तो आप इसको ज़रा सेट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। समझ आ गई, ओवरऑल बात समझ आ गई है बच्चों, ठीक है। मैंने इसको क्लियर कर दिया। अगर आप पॉइंट की फॉर्म में कहते हैं तो चलें इधर हम कुछ पॉइंट्स बना देते हैं ताकि ये याद भी रहे कि हमने क्या लिखा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मैस स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो हमें ऑलरेडी पता था,
ठीक है। लेकिन इधर ऐड क्या करेंगे विद एम्पलीट्यूड, यानी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों एक्स नॉट, एंड टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कितना है टी है बच्चों, कितना टी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि इफ बॉडी या पॉइंट पी, इफ पॉइंट पी इज मूविंग इन सर्कुलर, इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कल कह लें, इन, या सबसे बेटर लाइन होगी इन सर्कुलर मोशन या इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो वो सर्कुलर पाथ ही रखेगा अपना, और उसका ओवरऑल सर्कल कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर किया था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये तो हमें हो गया क्लियर कि वो किस में है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। बट इट इज नॉट परफॉर्मिंग SHM, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन वर्टिकल एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल इससे कहते हैं और हॉरिजॉन्टल इससे कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे जो पॉइंट P का प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है, इज एग्जीक्यूटिंग SHM, क्या कर रहा है वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके पास, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है वो कुछ इधर, वो भी क्लियर हो जाएगा हमारा साथ ही साथ, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको क्लियर करना है, तो लिखें आप, MCQ लिखना शुरू करें। MCQ है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, लफ्ज क्या आ गया, साया। मैंने आपको बोला ना प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन एनी डायमीटर, ठीक है, ऑन एनी डायमीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ द पॉइंट, अगर वो पॉइंट जो है, इफ द पॉइंट is moving in a circular path, if the point is moving in a circular path with, तो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहोगे तो बेटा वो कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड हमेशा सेम रहनी चाहिए, और ना ही आपने कहना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पर आंसर हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, या एक्सेलरेशन जीरो कह सकते हो आप, लेकिन एक्सेलरेशन आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन का मतलब है कि यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज कर रही है, यानी कि स्पीड वेरिएबल है। लेकिन याद रखिएगा इसके लिए स्पीड कैसी होगी, हमेशा स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। या एक्सेलरेशन के अलोंग वो पूछे, अकॉर्डिंग पूछे तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो। समझ आ गई समझ। अच्छा बच्चों, अब हमने ना नेक्स्ट डिफरेंट जो है ड्राइव करनी है क्वांटिटीज़, लाइक इंटरस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन को भी हम देखेंगे। तो अभी मेरा इरादा है कि आपको जस्ट आज इंटरस्टेनियस, क्योंकि मेरा आज इरादा था कि आपको ना बेसिक्स क्लियर करूँ सिर्फ, वो तो हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इंटरस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरा इरादा चलें आप उससे भी हम टच कर लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वेव्स वाला वो करेंगे। इंस्टेंट, अब आपको इंस्टेंट का मतलब तो पता ही है ना, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो लम्हे भर के लिए हो, किसी लम्हे पे लिए जाए, या इसको मैंने क्या बोला था, लम्हाती, ठीक है। लम्हाती जो लम्हे भर के लिए हो चीज़, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस, जो इंस्टेंट के लिए हो, ठीक है। और समझ आ गई है? ठीक है बच्चों, अब हम ना फटाफट से डायग्राम बनाते हैं और मैं डायग्राम से इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल के अंदर हमने एक्सेस बनाने थे, वो भी हम इसी से बना लेते हैं क्योंकि बड़े प्यारे बन गए हैं इस दफ़ा तो, ठीक है। दिस एंड वन मोर इज हेयर दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है और उसके अंदर हमने एक्सेस भी ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें दो तीन लाइंस और ड्रा करनी है, वो भी मैं कर लूँ, वेट, ठीक है। एक मैं बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ, वेट करें बस एक सेकेंड। और एक सेंटर, ओहो रुकें, सेंटर से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक ओवरऑल मैंने डायग्राम कंप्लीट कर दी। अब मैं फटाफट से लेबलिंग करूँगा और उसके बाद मैं आपको इसका समझाऊंगा, इस साइड पे कॉन्सेप्ट मैं सारा लिखता जाऊँगा, आपने उसको ग्रैब करते जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बच्चों को ड्राइव ही नहीं करना आता। जब ड्राइव नहीं ना करना आएगा तो बेटा सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहली बात है कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट आपका क्या है, पी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, एन कहा था, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने पीछे डायग्राम में एन कहा था। इसको हमने क्या पढ़ा है, ये एक थीटा है। आप बोलोगे सर आपने पिछली में यहीं पे थीटा बनाया था, मैं बताऊंगा मैंने थीटा दो क्यों बना दिए हैं, ठीक है। एक थीटा हमने ये बना लिया, एक थीटा हमने ये बना लिया। ये चूंकि रेडियस है, रेडियस को हमने क्या लिखा था, एक्स नॉट, मैं समझा के आया हूँ। अच्छा, अब पॉइंट पी यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मूव करना शुरू किया मीन पोजीशन से। अब हमने उसका इस लम्हे पे, ये एक लम्हा ही है ना, इस लम्हे पे उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो वो क्या होगा, एक्स होगा, और वो कितना होगा, मीन पोजीशन से यहाँ तक होगा वो, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले आप देखें कि आपने निकालना क्या है। आप इसको ट्रायंगल ले लें, एक ट्रायंगुलर फॉर्म ले लें आप, ठीक है। ट्रायंगुलर फॉर्म आपके पास क्या होती है बेटा, ये आपके पास होता है हाइपोटेनस, ठीक है। जो थीटा के सामने होता है उसको हम कहते हैं जी परपेंडिकुलर, और ये आपके पास होता है बेस। मैं लिख देता हूं, दिस इज हाइप, दिस इज पर्प एंड दिस इज बेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी इसको लिखने की। अच्छा, अब हम उसको लिखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, यस पता है, वो क्या है, एक्स नॉट। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, नहीं, वही तो हमें ढूंढनी है, एक्स ढूंढना है हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, बेस की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस भी हो और हाइपोटेनस भी हो, ठीक है, जिसमें आपके पास बेस हो और जिसमें आपके पास जो है बेस ना हो, आपके पास परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनस हो, क्योंकि आपने इन दोनों के थ्रू निकालना है। सॉरी मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था, शायद मैंने बोला है पीछे बेस निकालना है। बेस निकालने की जरूरत नहीं है, आपने तो एक्स निकालना है ना, आपने बस यूटिलाइज करना है परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा तो होता है हाइप ओवर पर ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये समझ आ गई। अच्छा, अब इसमें से कौन सा है जिसके अंदर बेस ना हो, इसमें भी बेस मौजूद है, इसमें भी बेस मौजूद है। हम इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं और हम चूज किसको करते हैं, हम चूज करते हैं बेसिकली उस वाले को जिसमें क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, जिसमें बेस नहीं है। अब देखें, साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, एक्स, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने क्या लिखी है, एक्स नॉट। इसको रीअरेंज कर लें, आपका फॉर्मूला रेडी है, एक्स नॉट साइन थीटा।
एक्स नॉट क्या है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, और साइन थीटा पुट करके आप उसका इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाती है बच्चों को, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको बहुत सारे इसके एमसीक्यू करवाने हैं, ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, लेकिन मैं इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी लिखवाना चाहूँगा। थीटा को कई दफ़ा हम लिख लेते होते हैं ओमेगा टी से, ठीक है, थीटा को अगर ओमेगा टी से लिखते हैं तो फिर ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है साइन ओमेगा टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स नॉट साइन, ठीक है, 2t बाई टी 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। ये इस तरह इसकी कई अल्टरनेटिव फॉर्म्स आगे आप बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आप, क्योंकि ये चैप्टर क्वेश्चंस के बगैर नहीं होने वाला, तो पहला क्वेश्चन लिखें, एमसीक्यू नंबर 1 लिखें। नंबर 1 क्या है? एमसीक्यू नंबर 1 वो कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM when its phase is पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है, उसका फेज क्या है? पाई बाय 6 रेडियन। अच्छा बेटा, आपको ना एक और बात बताता हूं मैं, थीटा को हमने पिछले चैप्टर में ना एक नाम से पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से, याद हो आपको तो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसका यूनिट हमने क्या लिखा था? उसका यूनिट हमने लिखा था रेडियन। उसका यूनिट हमने क्या लिखा था बच्चों? रेडियन लिखा था। तो याद रखो कि अगर आपको ना समझ आए, इधर फेज है अब लिखा उसने, वैसे तो मैं फेज के बारे में भी आगे जाके आपको बताऊंगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अब इधर आपको ना समझ आए कि ये कैसे पहचाने कि ये क्वांटिटी किधर पुट करनी है, तो बेटा रेडियन इसका यूनिट बता रहा है कि ये क्या है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और उसको थीटा की जगह पे पुट करना है। किस जगह पर? थीटा की जगह पर। अच्छा, अब ऑप्शंस लिखें। मैंने तो वो आपको बता दिया, ओवरऑल क्वेश्चन की जो अंदर ट्रिक थी वो बता दी है, सॉल्व करना बच्चों वाली बात है, ठीक है। एक्स नॉट √2, यहां पर आपको वो ट्रिक भी बहुत काम आनी है जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाई थी ना, वो एंगल्स ढूंढने के लिए, 3x0/2 और डेल्टा इज x0, ठीक है। यहां पर फटाफट से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है बेटा, आप लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है, x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या आना है? पाई बाय 6, ठीक है, x0 साइन पाई बाय 6। आप बोलोगे सर अब साइन पाई बाय 6 कैसे सॉल्व करें? मैं बोलूँगा बेटा साइन पाई बाय 6 क्या है? रेडियन है, रेडियन को कन्वर्ट कर लो। हाँ, आप लोग भी डिग्री में करना नहीं आता, बोलेंगे कैसे करें सर? आपको पता है 2 पाई रेडियन कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होता है बच्चों? 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। समझ आ गई? एक सेकेंड। अच्छा, ये 360 की इक्विवेलेंट होता है। अब आपने देखना है कि आपने क्या किया है, इसको पाई बाय 6 लिखा है, यानी इसको 12 से डिवाइड किया है। इसको भी आप 12 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा पाई बाय 6, और ये कितना हो जाएगा? 12 1 12 3 साइन 30, x0 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू रटाई थी मैंने आप लोगों को, क्या होती है? 1/2। तो x0 इज इक्वल टू x0/2, आंसर इज अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। इफ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग, अगर वो कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है या एग्जीक्यूटिंग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन फाइंड, ढूंढ के दिखाएं, वैल्यू फॉर थीटा। वैल्यू फॉर
फेज कह लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लें, ठीक है, वैल्यू फॉर थीटा फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच डिस्प्लेसमेंट इज 70%। अब उसने डिस्प्लेसमेंट भी परसेंटेज में दी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज 70%। ये चैप्टर मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा स्टार्टिंग वाले 2 लेक्चर्स याद हैं तो ये कुछ भी नहीं होगा। 70% ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेटा, क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, आपने हमें क्या बताना है? थीटा की वैल्यू बतानी है, जबकि उसका जो एंगुलर जो उसका डिस्प्लेसमेंट निकला है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकला है, वो 70% है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। 70% है किसका? अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। तो अब इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसके ऑप्शंस लिखें, देन मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। आप भी अपने एंड पे इसको करें सॉल्व अगर आपसे हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, 70 डिग्री, यू हैव 45 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि कोई ना कोई ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट लगा के तो इसको उठा के लगा देंगे वो 70 डिग्री को, लेकिन वो गलत होगा। एक्चुअली आपने इसका पहले आंसर निकालना है। अब निकालेंगे कैसे? मैंने स्टार्टिंग में ना आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था अगर तो लिखेंगे ना 100%, मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को। अगर किसी चीज़ को मैंने बोला लिखेंगे ना 100% तो उसका मतलब है 1, लेकिन अगर वो कह रहा है 70% तो इसका मतलब होगा 0.7। 70% का मतलब क्या होगा? 0.7 उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? अब उसने आपको गिवन डाटा डिक्टेट करें, अब जरा उसको तोड़ के सोचें कि उसने क्या कहा है गिवन डाटा में आपसे। उसने आपसे कहा है कि आपके पास x की वैल्यू क्या है। उसे बोला x की वैल्यू है 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। 70% कितना होता है? 0.7, 0.7 x नॉट, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने फाइंड किसकी करनी है? थीटा की वैल्यू आपने बतानी है। थीटा की वैल्यू उसने आपको नहीं दी, ठीक है, वो आपने उसको बतानी है। अब जरा वैल्यूज लिखनी शुरू कर देते हैं। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दें फटाफट से। आपके पास ये आ जाएगा जी 0.7 x नॉट साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ना एक बात और याद रखें, मुझे याद आई है, आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ठीक है। अब आपने वो क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है कि जो, मुझे ज़रा जल्दी से बताइएगा 1/√2 की वैल्यू कितनी निकलती? कैलकुलेट करें ज़रा जल्दी से। ये मैंने वैसे आपको करवाया हुआ है, जब मैंने आपको परसेंटेजेस लिखवाई थी वहाँ पर मैंने करवाया था, वो भी कितनी होती है? 0.7%। तो अब आप इसको रिप्लेस करेंगे 0.7 को 1/√2 से। वो मैं बताता हूँ क्यों करेंगे, या वो आसानी के लिए करेंगे। मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ क्योंकि ये उस कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। उनको करने के लिए हमें ट्रिक्स लानी पड़ेंगी, और वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। x नॉट बाय √2 इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। x नॉट से x नॉट कट गया, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। समझ आ गई है बच्चों? वो अपना साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। आपको पता होगा, जल्दी से मुझे सोच के बताएं, साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू कब 1/√2 होती है? बेटा सो सिंपल इज दैट, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है ना 1/√2, याद है कि नहीं? याद है ना? तो सिंपल है कि आप इधर थीटा की जगह पे 45 पुट कर ले, ठीक है, और आपका आंसर निकल आएगा। या दूसरा तरीका, क्योंकि देखो ना, साइन 45 इधर पुट करोगे, इधर भी हो जाएगा 1/√2 और इधर भी हो जाएगा 1/√2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। दूसरा आप ऐसे कर लें, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैंने ये तरीका नहीं बताया। मैंने ये बताया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? आंसर इज 45
5 बच्चों, ठीक है, आंसर विल बी 45, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें मैंने आपको ना एक ट्रिक बतानी है, उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और देन हम इसको बाकी को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्या है, कहता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है एट इंस्टेंट, इंस्टेंट उसने दे दिया, टाइम का उसने लम्हा दे दिया, एट इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी बाई 8, यानी टाइम पीरियड उसने दे दिया टी बाई 8, और उसने आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वेयर टी इज टाइम पीरियड, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। अब यहां पर जो आज मैं ट्रिक बताने लगा हूं ना बेटा, ये आप रट लेना, ये किसी ने नहीं बतानी, ठीक है। अब आपने उसको बताना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। अच्छा, इसका ना ट्रिक बताता हूं मैं भी आपको, सिंपल ट्रिक है। जब आपको दिया क्या है, उसने दिया टाइम पीरियड, आपने ना असल में कैलकुलेट करना है एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। आपको अगर थीटा की वैल्यू पता हो आप इजीली एक्स निकाल सकते हो, लेकिन थीटा की वैल्यू उसने आपको नहीं दी, ठीक है, थीटा की वैल्यू उसने आपको नहीं दी बच्चों। अब आप थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक लिखें, टू कन्वर्ट टाइम इनटू थीटा, ठीक है। आपने करना क्या है, जहां पर टी लिखा होगा यूं लिखें, रिप्लेस टी बाय पाई, जहां पर टी लिखा होगा टी की इक्वेशन में जहां पर टी लिखा है वहां पर पाई लगा दें, और दूसरा, ठीक है, और जो नीचे वैल्यू है ना, यू कैन से के हाफ द डिनोमिनेटर, डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 2 लिख लें, बल्कि वो ज्यादा बेटर है, डिवाइड डिनोमिनेटर बाय 2। ये ट्रिक है, हमेशा टी की वैल्यू को थीटा में कन्वर्ट करने की आपके पास ट्रिक है। अब यहां पर टी की वैल्यू थी, अब अपने थीटा लिखना है ना, अगर ये टी की वैल्यू हो तो थीटा होगा, टी की जगह पे आएगा पाई, और 8 को 2 से डिवाइड करें 4, पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। थीटा कितना निकलेगा आपके पास, पाई बाय 4। और अगर आप थीटा को पाई बाय 4 के अलावा लिखना चाहें, ठीक है, पाई बाय 4 के अलावा लिखना चाहें तो पाई बाय 4 के अलावा क्या होगा, वो फटाफट से मैं अभी डिग्री में लिखने के लिए कैसे होगा, मैंने आपको कन्वर्जन बताई हुई है, लिखें जरा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 8 आ जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, यहां पर 4 आ गया, और यहां पर भी 8 से डिवाइड कर दें, 8 1 जार 8 कितने ज़्यादा 36 आता है कि नहीं आता, 8 5 जार 40 नहीं आता, ठीक है। 4 से कर लेते हैं, 4 2 जार 8, 4 9 जार, ठीक है, और 2.5, और 2.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर तो 10 है ना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 45 डिग्री, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप उस वैल्यू में पुट कर दें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 45 कितना होता है आपके पास, साइन 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो इस तरह आज मैंने आप लोगों को बहुत सी चीजें सिखाई, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम से वाइब्रेशन निकालना और टाइम से थीटा की वैल्यू निकालना, और अगर आप थीटा से टाइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो भी निकल सकती है। आपने क्या करना है, रिप्लेस थीटा की वैल्यू के लिए आप बता रहा हूं, थीटा की वैल्यू रिप्लेस पाई बाय टी एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं, हमने ऊपर वैल्यू निकाली पाई बाय 4 की, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब हम इसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं, t इज इक्वल टू, रिप्लेस किया पाई को t से, t आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, t बाय 8 ही क्वेश्चन में था ना। तो बेटा ये ट्रिक्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी बताऊंगा। इस चैप्टर के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, परेशान नहीं होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट, अल्लाह हाफिज़।